नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर। प्रोटियोग्लाइकन्स इटसेल्फ प्रोटी और ग्लाइकन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटियो वर्ड रिलेटेड करता है प्रोटीन के, और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटियोग्लाइकन एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, इट्स इज अ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है, प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हमारे पास एक देखा जाए तो गैग्स, यानी कि टू मेन टाइप्स ऑफ गैग्स क्या है, ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकन्स। दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है कैराटिन सल्फेट, एक होता है कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, ये प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास इधर पड़ा होता है हेलुरोन, रोनन, HA। और इसके साथ ही हमारे पास ह्यालुरोनन बाइंडिंग रीजन भी होता है। इन सबको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, बस हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। HABR, हेलुरोनन बाइंडिंग रीजन। ओके, इसके अलावा हमारे पास इधर स्पेशल ग्लोबुलर रीजन्स होते हैं। हमारे पास लिंक प्रोटीन होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं किसके अंदर, प्रोटियोग्लाइकन के अंदर। किस तरह इन्होंने मिल के हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन को बनाया होता है, अब हम देखते हैं। ये मैंने एक छोटा सा देखा है प्रोटियोग्लाइकन बनाया। ये हमारे पास ये जो आपको ग्रीन इन कलर नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास हेलुरोन। हेलुरोनन के ऊपर साइड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं हेलुरोन बाइंडिंग साइड्स। और ये हमारे पास जो G1, G2, G3 ये होते हैं हमारे पास क्या, ग्लोबुलर रीजन्स हैं। ये पड़ा हुआ है हमारे पास G1, G2 और G3। अब जो ग्रीन इन कलर में आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये होता है हमारे पास क्या, कैराटिन सल्फेट। और जो ये रेडिश कलर में आपको नजर आ रहा है, ये होता है हमारे पास कॉन्ड्रोइटन सल्फेट। अब मैं आपको बताती हूँ, जो G2 है और ये जो G3 है, इसके नीचे जो ये रेडिश कलर के अंदर है, ये जो मैंने ग्रीन के साथ बना दिया ऊपर, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। ये इसके पास एबिलिटी होती है कि अपने साथ बाइंड कर सके गैग्स को, यानी कि कैराटिन और कॉन्ड्रोइटन सल्फेट को। तो ये जो कैराटिन सल्फेट होता है, जो कॉन्ड्रोइटन सल्फेट होती है, इसके साथ इस तरह इसके साथ अरेंज हो जाता है, इसके साथ बाइंड कर जाता है इन अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस के साथ। और जो ये हमारे पास जैसे ये फिर एक कंप्लीट हमारे पास क्या बनाते हैं, एग्रीकन। इसको क्या कहते हैं, एग्रीकन। इस तरह मल्टीपल एग्रीकन, एक इधर लगा इधर इधर, ऐसे ज़्यादा सारे लगते हैं और बड़ा सा प्रोटियोग्लाइकन का मॉलिक्यूल जो होता है वो बन जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, प्रोटियोग्लाइकन्स। इसके ऊपर क्या क्या है, ये हेलुरोनिन है और बाइंडिंग साइट्स होती हैं। उसके अलावा ये ग्लोबुलर रीजन्स होते हैं, कैराटिन सल्फेट है, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट है, ये दोनों, ये सारा मिलके जो है एक एग्रीकन बना रहा है। तो इस तरह मल्टीपल एग्रीकन्स जो होते हैं वो इस बाइंडिंग साइट्स पे आके लगते जाते हैं। और ये जो लिंक प्रोटीन है, इसका क्या काम है, ये लिंक प्रोटीन जब आके इसके साथ एग्रीकन अटैच करता है तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन, ये लिंक प्रोटीन क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास लार्ज जो होते हैं वो प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरह से एग्रीकन, ज़्यादा सारे एग्रीकन्स मिल के हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन को बना रहे होते हैं। सो आई होप कि इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटियोग्लाइकन्स बनते जाते हैं तो वो PG की क्या होती जाती है, एग्रीगेशन हो जाती है। जब ज़्यादा सारे PG की एग्रीगेशन बनती है तो उससे जो है वो क्या मिलता है, हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, वो इसको सपोर्ट करता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये, ताकि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़े तो ये उसके साथ विदस्टैंड कर सके कार्टिलेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं हमारे पास क्या, प्रोटियोग्लाइकन्स। अब ये जो एग्रीकन्स होते हैं ये बिल्कुल सेम नहीं होते सारे, कुछ हमारे पास इनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट के अंदर चेंजेस भी आ रही होती है। कुछ का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, कुछ का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत कंपोजिशन के अंदर भी डिफरेंस आ रहा होता है और इसके साथ साथ लेंथ में भी चेंज आ रहा होता है। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंस भी होते हैं, वेरी भी कर रहा होता है। अब एग्रीकन जैसे जैसे हेलुरोन के साथ कंबाइन करता जाता है तो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन का मॉलिक्यूल बन जाता है। प्रोटियोग्लाइकन अब हमने देख लिया किन दो चीज़ों से बना है, एक तो एग्रीकन होता है, एग्रीकन के अंदर हमारे पास जो होते हैं गैग्स होते हैं, ग्लाइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट,
और ग्लोबुलर रीजन्स वगैरह होते हैं, और वो जब बाइंड करते हैं यालुरोन के साथ तो वो मिल के हमारे पास क्या बना देते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स बना देते हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे एज में हम इंक्रीज़ करते हैं, मेजॉरिटी आती है, तो इस तरह हमारी कंपोजिशन के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारी एज जो होती है वो इंक्रीज़ करती जाती है, तो जो वाटर का कंटेंट होता है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर वो कम होता जाता है, और इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट वर्सेस प्रोटीन की जो रेशो होती है ना वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करेगी तो कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन प्रोटीन जो होती है वो कम होती जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रेशो जो होती है ना वो कम होती जाती है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जो कैराटिन सल्फेट होता है ना, तो जैसे जैसे इंक्रीज एज होती है ना, पहले ये बहुत कम अमाउंट में होता है और उसके साथ ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो साथ में इंक्रीज करता जाता है। जब बर्थ के टाइम पे जो कैंड्रोइटिन सल्फेट और कैराटिन सल्फेट की रेशियो थी ना वो 10:1 थी, कि 10 गुना होगा तो 1 गुना हमारे पास कैराटिन सल्फेट होगा। लेकिन जैसे मेच्योर होते हैं तो ये रेशियो जो होती है वो 2:1 हो जाती है। इनके 2 हिस्से कैंड्रोइटिन सल्फेट और 1 हिस्से कैराटिन सल्फेट, तो कितना रेशियो में फ़र्क आ गया। तो इस तरह कैराटिन सल्फेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है एज के साथ साथ। अब जो हमारे पास कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट यानी कि जो सल्फेशन हुई हुई है, सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है, वो इसके 2 जगह पे लग सकता है, या तो 4 पे लग सकता है या 6 पे लग सकता है पोजीशन पे। तो जब 4 पे लगता है उसको कहते हैं हम कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, और जब 6 पे लगता है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। अब वो कहते हैं जो बर्थ के टाइम के ऊपर जो होता है ना ये इक्वल होते हैं, यानी कि इन दोनों के मतलब इतने ही C4S होता है, यानी कि कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट होता है, इतना ही कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट होता है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है तो हमारे पास जो कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट होता है ये एक्सीड कर जाता है। इनकी रेशो हो जाती है 25:1, 6 की 6 सल्फेट की। तो मतलब यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सिर्फ कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट जो होता है वो ज़्यादा रह जाता है और ये जो होता है वो कम रह जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस ही एज के साथ साथ किस तरह हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर फ़र्क आ रहा है। तो अब हमने देख लिया है कंपोजिशन स्ट्रक्चर के अंदर, हमने देख लिया कि कोलेजन के अंदर हमने सारे जोन्स देखे थे, हमने उसका जो है वो टाइप्स देखी थी और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंसाइल स्टिफनेस और स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर हमने प्रोटियोग्लाइकन देखा, प्रोटियोग्लाइकन किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ग्रेकन और हाइड्रोलिन। तो ये दोनों क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है वाटर, क्योंकि कंपोजिशन के अंदर वही रह गया ना वाटर, मेन चीज़ है। वाटर के बारे में देख लेते हैं हम। वाटर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा 60 to 85% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहा होता है। वाटर के अंदर फ्री मोबाइल आइंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये हमारे पास पड़े हुए होते हैं। वाटर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, ये फ्लूइड होता है, ये मिल के हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स और कोलेजन और वाटर ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करके हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं और बायोमैकेनिकल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इंट्रैक्शन किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये हमारे पास जो है बायोमैकेनिकल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर।